नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचा। 41 साल बाद भारत को हॉकी में ब्रांज मेडल दिलाया। देश में फिर एक बार 40,000 से ज्यादा कोरोना केस आए। बीते दिन 42,000 नए मरीजों की पहचान। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड के कॉक्स हेल्थ मेडिकल सेंटर में पिछले दिनों 28 साल के एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, एक लड़की बीच सड़क कैब ड्राइवर को उछल कर थप्पड़ लगा रही। लड़की ने ड्राइवर का मोबाइल भी तोड़ दिया और बीच बचाव करने वाले भी भिड़ गए। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किया। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने 1 और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया। पहले क्वार्टर में जर्मनी हावी रहा, उससे अटैकिंग हॉकी खेली। जर्मनी टीम ने मैच के दूसरे ही मिनट में गोल कर बहुत बढ़त बना ली। तिमूर ऑरेंज के ने फील्ड गोल किया। पहले क्वार्टर के खत्म होने के ठीक पहले उसे पेनल्टी कॉर्नर मिले। भारत ने इस पर शानदार बचाव किया और जर्मनी की बढ़त को 1-0 तक ही रखा। भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने लगातार 2 अच्छे सेव किए। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत से ही टीम इंडिया ने वापसी की और सिमरनजीत सिंह ने 17वें मिनट में गोल दागकर 1-1 से स्कोर बराबर करा। इसके बाद 24वें मिनट में वेलेन ने और 25वें मिनट में फर्क ने गोल दाग स्कोर 3-1 कर दिया। भारत ने अटैक करना नहीं छोड़ा और हार्दिक सिंह ने 27वें और हरमनप्रीत सिंह ने 29वें मिनट में गोल दाग स्कोर 3-1 से बराबर किया। हाफ टाइम तक यही स्कोर रहा। हाफ टाइम के बाद 31वें मिनट में रुपिंदर पाल सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को 4-3 से बढ़त दिलाई। उसके ठीक 3 मिनट बाद सिमरनजीत सिंह ने गोल कर लीड को 5-3 कर दिया। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि इस ओलंपिक में वह अपने से नीचे रैंक वाली किसी टीम से हारी नहीं है। पूल मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से और अंतिम 4 के मुकाबले में बेल्जियम से हार झेलनी पड़ी थी। ये दोनों टीमें रैंकिंग में भारत से ऊपर थी। देश में फिर एक बार 40,000 से अधिक कोरोना केस आए हैं। बीते दिन 42,797 नए मरीजों की पहचान हुई। 41,869 ठीक हुए और 532 लोगों की मौत हुई। इससे पहले सोमवार को 30,085 और मंगलवार को 42,530 केस आए थे। केरल में लगातार सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को यहां 22,414 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 108 संक्रमितों की मौत हुई। देश के 8 राज्यों में अभी भी पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड के कॉक्स हेल्थ मेडिकल सेंटर में पिछले दिनों 28 साल के एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई। इस तरह वहां एक 21 साल के पॉजिटिव लड़के की हालत खराब होने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ये कोई गिने चुने किस्से नहीं, बल्कि अमेरिका के तकरीबन सभी शहरों के अस्पतालों का हाल है।
कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में 49 साल से कम उम्र के नौजवानों को तेजी से निशाना बना रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना के चलते गंभीर रूप से बीमार युवा भर्ती हो रहे हैं। इनमें खास तौर पर वो युवा शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। इनमें भी 20 से 30 साल की उम्र वाले मरीज ज्यादा हैं। कोरोना का नया रूप पिछले बार से एकदम उलट है, जिसमें कोरोना ने उम्रदराज मरीजों को ज्यादा निशाना बनाया था। अमेरिका का यह ट्रेंड अपने देश के लिए अलार्म है। भले ही भारत में इन दिनों अमेरिका के मुकाबले कोरोना धीमा पड़ गया है, लेकिन इन नए मामलों में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के नए केसों में डेल्टा वेरिएंट के 80% मामले हैं, तो भारत में 87% है। वहीं आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन लगने की दर भी अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका के कोविड हॉटस्पॉट में काम कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके अस्पतालों में पहुंच रहे मरीज पिछले साल की तरह नहीं है। इस बार ज्यादातर मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी है और वो युवा हैं। कई उम्र के 20 से 30 साल के बीच है। यही नहीं, इस साल आ रहे युवा मरीज पिछले साल के युवा मरीजों के मुकाबले ज्यादा बीमार हैं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। साफ है कि अमेरिका हो या भारत जैसा बड़ी आबादी वाला देश, तेज वैक्सीन ही डेल्टा वेरिएंट के कहर से युवाओं को बचा सकता है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक जनवरी के अंत तक अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों में आधे से ज्यादा 65 साल से ज्यादा उम्र के थे। वहीं 50 साल से कम उम्र के वयस्क मरीजों का हिस्सा 22% था। अब 65 साल से अधिक उम्र के मरीज करीब 25% हैं, जबकि 18 से 49 साल की उम्र वाले मरीज 41% थे। डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों के लिए नया मुहावरा यंगर स्टिकर क्विकर गढ़ा है। मतलब ये कि डॉक्टरों का कहना है कि नए मरीज युवा है, ज्यादा बीमार है और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती है। ज्यादातर डॉक्टरों का मानना है कि इसके पीछे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की खास भूमिका है। नए कोरोना केसों में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी 80% से भी ज्यादा है। लुइसियाना के बैटन रूस में ऐसे कई युवा बेहद गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पतालों की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच रहे हैं, जिन्हें कोरोना का जोखिम बढ़ाने वाली मोटापे या डायबिटीज जैसी कोई बीमारी नहीं है। इन मामलों में डॉक्टर यह पता नहीं लगा सके कि ये युवा इतने बीमार क्यों हैं। स्प्रिंगफील्ड के कॉक्स हेल्थ में क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर टेरेंस कूल्टर का कहना है कि अस्पताल में भर्ती तमाम मरीजों को डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, लेकिन तमाम युवा मरीजों में इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है। यह वास्तव में डराने वाली बात है। यह वेरिएंट युवा स्वस्थ लोगों को मार रहा है। ऐसे मरीजों को ठीक होने में लंबा समय लग रहा है और कईयों के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिला पूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या भी बदल रही है। मंदिर की नींव भरने का काम करीब 60% पूरा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि 2023 तक रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी मंदिर के ऊपरी फ्लोर पर काम चलता रहेगा। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद 1 साल के दौरान अयोध्या का विकास भी कई गुना तेज हुआ है। यहाँ बीते 2 सालों में जमीन की कीमतें 8 गुना तक महंगी हुई हैं। अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त इतनी तेजी से हो रही है कि यूपी सरकार को आदेश जारी कर यहाँ जमीन की बिक्री पर रोक लगानी पड़ी, क्योंकि सरकार को खुद के कई प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत होगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा कि एक लड़की बीच सड़क कैब ड्राइवर को उछल कर थप्पड़ लगा रही है। लड़की ने ड्राइवर का मोबाइल भी तोड़ दिया और बीच बचाव करने वालों से भी भिड़ गई। घटना लखनऊ के अवध चौराहे की है। लड़की का आरोप था कि कैब ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी से हिट किया। पुलिस ने लड़की की कहानी पर भरोसा करते हुए कैब ड्राइवर को रात भर थाने में बिठाया और चालान भी किया। अगले ही दिन घटना का एक CCTV फुटेज सामने आया और थप्पड़बाज लड़की के विक्टिम कार्ड की पोल खुल गई। CCTV में देखा गया कि लड़की को
कैब ने हिट नहीं किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लड़की को गिरफ्तार करने और कैब ड्राइवर को इंसाफ दिलाने की मुहिम छिड़ गई। 2 अगस्त की शाम तक पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रही लड़की प्रियदर्शनी यादव पर मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड पर बहस छेड़ दी है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इनका पैटर्न यूं था कि महिलाओं ने किसी पर आरोप लगाए और बिना किसी जांच पड़ताल के उनके आरोपों को सही मान लिया गया, पर बाद में आरोप साबित नहीं हुए। इस दौरान लड़कों का आत्मसम्मान, करियर, पैसे के अलावा बहुत कुछ खो गया। सर्वजीत का कहना है कि जसलीन तो झूठे आरोप लगाकर विदेश चली गई, लेकिन इससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पापा को हार्ट अटैक आ गया, मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई, नौकरी चली गई। लोगों ने मुझे दरिंदा घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निर्दोष साबित होने के बाद सर्वजीत ने अब जसलीन के खिलाफ केस किया। उसके वकील अमीश अग्रवाल कहते हैं कि झूठे आरोपों के लिए जसलीन कौर को जेल होनी चाहिए। साथ ही सर्वजीत को जिस प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, उसके लिए हर्जाना मिलना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का बुधवार से समुद्री ट्रायल शुरू हो गया। 14 फ्लोर वाले विक्रांत पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे। ट्रायल सफल रहा तो इसे अगले साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया जाएगा। जुलाई में इसके तटीय परीक्षण सफल रहे थे। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। IAC P-71 विक्रांत की लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। इसे तैयार करने में 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका रही है। इसके निर्माण के दौरान 40,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला। विक्रांत का वजन 40,000 टन है। युद्धपोत पर MiG-29 के लड़ाकू विमानों और KA-31 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा तैनात होगा। हिंद महासागर में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के मद्देनजर यह देश के रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले INS विक्रांत के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। INS विक्रांत अब रिटायर हो चुका है। नए स्वदेशी युद्धपोत का नाम IAC P-71 विक्रांत रखा गया है। भारत के पास अब सिर्फ एक विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य है। इसके आने के बाद भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। नौसेना ने इसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन बताया। नौसेना ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है जिसके पास स्वदेश में डिजाइन करने, निर्माण करने और अत्याधुनिक विमान वाहक जहाज तैयार करने की विशिष्ट क्षमता है। रक्षा मंत्रालय ऑफिस ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत हो चुकी है। एयरक्राफ्ट करियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज का एक जबरदस्त उदाहरण है। केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट भेजा है। स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को एक पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त और सितंबर में आने वाले त्योहारों पर भीड़ को कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अगर इन त्योहारों पर सामूहिक भीड़ जुटी तो यह कोरोना की तीसरी लहर के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। केंद्रीय सचिव ने चिट्ठी में बताया कि पिछले दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने चेतावनी जारी की है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त और सितंबर में आ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह केस बढ़े और उन्हें अब कंट्रोल किया गया है, ये आगे भी जारी रहेगा। भले ही डेली नए केसों की संख्या यह बता रही हो कि देश में कोरोना कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में बढ़ती नई केसों की संख्या और संक्रमण की दर बढ़ रही है। ऐसे में सभी सावधानियां और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए तीसरी लहर को कंट्रोल करना है। केंद्रीय सचिव ने अपने पत्र में कहा कि इस माह 19 अगस्त को मुहर्रम, 21 अगस्त को ओणम, 30 अगस्त को जन्माष्टमी, 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 5 से 15 अक्टूबर तक नवरात्रि है। त्योहारों में ज्यादा भीड़ जुटेगी। ये कोरोना की तीसरी लहर को लाने और सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाए। केंद्रीय सचिव ने राज्य सरकार को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने और नए संक्रमित मिलने पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छे से करने के निर्देश दिए हैं। से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कहा है, जिससे कि लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बन सके। विशेषज्ञ और केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां कोरोना की टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। वहीं राज्य में कोरोना की टेस्टिंग कम हो गई है। राज्य में मई की तुलना में जुलाई में 45% जांच कम कर दी गई है। राजस्थान में अभी हर रोज औसतन 34,000 जांचें हो रही हैं, जबकि मई में हर रोज औसतन 62,000 जांच प्रतिदिन हो रही थी। वहीं जून में हर रोज औसतन 42,000 जांच हो रही थी। राजस्थान में हर रोज कोरोना से टेस्टिंग की क्षमता 1 से 1.20 लाख की है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अफसर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में कई वादे ऐसे भी कर दिए हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है। वादों पर केंद्र की सहमति के बाद ही काम हो सकता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र से बाहर जाकर वादे करने पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मंत्री संघीय ढांचे का हवाला देकर इसे सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि यंत्रों पर जीएसटी कम करने सहित कई ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए केंद्र ही सक्षम है। अब राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को पत्र लिख रही है। गहलोत सरकार ने अब तक कांग्रेस घोषणा पत्र में किए 64% वादे पूरे करने और 28% वादों पर काम प्रक्रियाधीन होने का दावा किया है। 3 दिन पहले ही कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बैठक लेकर रिव्यू किया था। कांग्रेस घोषणा पत्र पर क्रियान्वयन के लिए जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बना रखी थी। कैबिनेट सब कमेटी ने भी पूरा रिव्यू किया है। कैबिनेट सब कमेटी ने संयोजक बीडी कल्ला ने कहा कि घोषणा पत्र के 28% वादे अंडर प्रोग्रेस है। उन्हें 5 साल में पूरा करना है। हम उन्हें 5 साल से पहले ही पूरा कर देंगे। केवल 8% बिंदु ऐसे हैं जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है। कई बिंदु भारत सरकार से संबंधित हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव से जुड़े 3-4 बिंदु हैं। उन पर जीएसटी काउंसिल में फैसला होना है। उनके लिए पत्र लिखे हैं। कुछ बिंदु भारत सरकार से संबंधित हैं। उनके बारे में भारत सरकार को पत्र लिखने और लेकर अफसरों को विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र सरकार का नीतिगत दस्तावेज है। दिसंबर 2018 में सत्ता आते ही गहलोत सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया था। नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देने से अब इनमें कई वादों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे केंद्र से जुड़े हैं। कई वादे केंद्रीय विभागों के सहयोग से पूरे होने हैं। केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होने पर ऐसे मामलों में असर पड़ता है। अब यह राज्य सरकार के मंत्री और अफसरों के सामने केंद्र से जुड़े मुद्दे को सुलझाकर उन्हें पूरा करवाने की चुनौती है। पूरा जून बारिश का इंतजार कर रहे ग्वालियर चंबल अंचल में मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। यहाँ बारिश अभी थमने वाली नहीं है।
बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम ग्वालियर, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश की तरफ ही सक्रिय है। यही कारण है कि इन इलाकों में आगे भी जमकर बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इसका असर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नहीं हो रहा है। इस वजह से मालवा में तेज बारिश नहीं हो रही है। अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने गुना और श्योपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड सहित 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। श्योपुर में औसत 138% ज्यादा बारिश। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश श्योपुर जिले में। यहाँ पर अब तक औसतन बारिश 359 मिलीमीटर होनी थी, लेकिन अब तक यहाँ 855 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 138% ज्यादा है। इसके अलावा शिवपुरी में भी 132 मिलीमीटर बारिश गिर चुकी है। यहाँ पर 402 के मुकाबले 932 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। जून महीने में सूखा बीता गुना भी अब तरबर हो चुका है। यहाँ पर अब तक 449 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी, लेकिन मेहरबान बादल 907 मिलीमीटर तक बरस चुके हैं, जो कि औसत से 102 मिलीमीटर ज्यादा है। इसके अलावा सिंगरौली में 81, भिंड में 69, अशोकनगर में 59 तो राजगढ़ में 52% पानी ज्यादा गिरा है। बुधवार को दिन की शुरुआत काले घने बादलों के साथ हुई। दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि बस झमाझम बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन फुहारों के साथ ये उम्मीद खत्म हुई। इसके पहले मंगलवार को भी ऐसी ही स्थिति बनी रही। तीन दिन पहले नगर निगम के अफसर और महिला क्लर्क को 25,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। मामले का संज्ञान लेते हुए नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बुधवार शाम दोनों को निलंबित कर दिया। इस दौरान उनका मुख्यालय ट्रेचिंग ग्राउंड रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर लोकायुक्त ने नगर निगम के जन कार्य विभाग के अधीक्षक विजय सक्सेना और महिला कर्मचारी हेमाली वैद्य को सोमवार दोपहर 1:30 बजे गिरफ्तार किया। सक्सेना के पास 3 करोड़ की संपत्ति मिली है। विजय सक्सेना इंदौर नगर निगम में करीब 25 साल से तैनात हैं। इस दौरान वह निगम के अलग अलग विभागों में रहा। करीब 12 साल वह नक्शा विभाग में भी रहा। इस दौरान भी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। फिर वह बिल सेक्शन में आकर जनकार्य विभाग का अधीक्षक हो गया। उसने रिश्वतखोरी में महिला कर्मचारी हेमाली को भी शामिल किया। अक्सर वह उसी के माध्यम से रिश्वत लेता था, ताकि सीधे खुद ना पकड़ा जा सके। लोकायुक्त पुलिस को सक्सेना के रणजीत हनुमान रोड स्थित बैंक लॉकर में 771 ग्राम सोने के जेवर, 3 किलो चांदी और सक्सेना और परिजन के बैंक खातों में 15 लाख रुपए मिले हैं। जांच में पता चला है कि सक्सेना की नौकरी 1996 में निगम में लगी थी। 25 साल की नौकरी में उसने 11 संपत्ति खरीद ली। द्वारकापुरी में 4 मकान, बिचौली, मर्दाना, सिंधी कॉलोनी और सिद्धार्थ नगर में 4 फ्लैट, तो राऊ चौराहा स्थित श्री कृष्ण पैराडाइज बिल्डिंग में 3 फ्लैट हैं। सक्सेना ने लोकायुक्त टीम को बताया कि द्वारकापुरी के मकान बेटे ने खरीदे हैं, लेकिन वह बाकी संपत्तियों के बारे में कुछ जवाब नहीं दे पाया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। फॉलो योर पैशन। कहना आसान है, सुनना भी अच्छा लगता है, पर ये खेल की दुनिया है। यहाँ फॉलो से पहले अनफॉलो करना पड़ता है। ये हॉबी है बेटा, करियर नहीं। इन बातों को अनफॉलो। मूड नहीं तो प्रैक्टिस नहीं, इन एक्सक्यूजेस को अनफॉलो। इवन आई लव जंक फूड, पर जीत का स्वाद कुछ और ही होता है। तो फेवरेट फूड भी अनफॉलो। लोग रात भर जागकर सीजन्स बिंज वॉच करते हैं। वैसे ही मैंने बचपन से एक ही सपना हर रात बिंज वॉच किया है, इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीतने का। यूं तो तकदीर 4 हेड पे लिखी होती है, पर मैं अपनी तकदीर 4 हैंड से लिखने जा रही हूँ। देश के लिए जीतने जा रही हूँ। जिनके लिए देश ही उनका सर्व है, उन पे पूरे देश को गर्व है। टोक्यो 2020, इस बार इंडिया वर्सेस दुनिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। अभियान के तहत पहला डोज तो लोगों ने लगवा लिया, लेकिन दूसरे डोज की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 36 लाख लोगों का दूसरा डोज पेंडिंग है। अब आशा और कॉल की मदद से ऐसे लोगों को टीका लगवाने बुलाएंगे। प्रदेश में सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कोरोना की वैक्सीन लगने का दिन तय किया गया है। सरकार को केंद्र की तरफ से फिलहाल 8 से 10 लाख वैक्सीन मिल रही है। हालांकि सरकार की चिंता अब दूसरा डोज लगवाने वालों को लेकर है। पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज लगवाने लोग नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में दूसरा डोज लगवाने वालों की संख्या करीब 36 लाख के आसपास है। वहीं भोपाल में भी 1.25 लाख लोगों की पेंडेंसी है। अब कोरोना का दूसरा डोज लगवाने के लिए मैसेज और कॉल करने की रणनीति बनी है। लोगों को उनके मैसेज पर कॉल करके बुलाया जाएगा। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को भी पहला डोज लगाने वालों को दूसरा डोज लगाने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारों का मानना है कि दूसरा डोज लगवाने नहीं आने का बड़ा कारण शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन स्लॉट बुक करने को लेकर लोगों का फ्रेंडली नहीं होना हो सकता है। इसके अलावा बारिश का मौसम भी दूसरा कारण बताया जा रहा है। अब सरकार के सामने दूसरा डोज की पेंडेंसी को कम करना बड़ी चुनौती है। प्रदेश में अब तक 3,36,50,431 लोगों को टीका लगा है। इसमें पहला डोज 2,82,55,415 और दूसरा डोज 53,95,016 लोगों को ही लगा है। भोपाल में गुरुवार को 168 सेंटर पर 45,000 वैक्सीन लगाई गई। इसमें 16,000 वैक्सीन और 29,000 कोविशील्ड है। कोवैक्सीन का दूसरा डोज और कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों डोज लगाए जाएंगे। शहरी सेंटर पर 3 बजे के बाद वैक्सीन बचने पर ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन से भी वैक्सीन लगाई जाएगी। भोपाल जिले के टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि भोपाल में दूसरे डोज की पेंडेंसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कॉल सेंटर से लोगों को दूसरा डोज लगाने के लिए आशा और कॉल की मदद से टीका लगवाने के लिए बुलाएंगे। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया है कि 6 पुलों को भारी नुकसान हुआ है। सिंध नदी पर बने 5 पुल 2 दिन में ढह गए। इन पुलों का निर्माण 5 से 11 साल पहले ही हुआ है। इसके अलावा 2 पुल ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। इनका निर्माण 39 और 35 साल पहले हुआ था। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार बाढ़ में बहे और क्षतिग्रस्त 4 पुलों की निर्माण लागत 3,355 करोड़ है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में घोड़ा घाट के नजदीक लॉन्च का पुल और रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूट गया। बुधवार को तजिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवड़ा पुल बह गया और इंदुरखी पुल क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अलावा नरवर ग्वालियर को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसी तरह सीप नदी पर बने श्योपुर मानपुर और श्योपुर बड़ौदा मार्ग के 2 पुल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्य अभियंता ने बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुलों की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसके मुताबिक दतिया सेवाड़ा को जोड़ने वाले सिंध नदी पर 1982 में बने पुल का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसी तरह श्योपुर जिले के गिरधरपुर मानपुर पुल का निर्माण 1985 में हुआ था, लेकिन इसके निर्माण की फाइल भी गायब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है, ऐसे में क्षति का आकलन फिलहाल नहीं किया जा सकता। बहरहाल इन 2 पुराने पुलों को छोड़कर शेष 4 पुल क्षतिग्रस्त होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। सिंध नदी पर बने 3 पुल और गोरई अनखोर बह गए हैं। इसी तरह श्योपुर बड़ौदा को जोड़ने वाले सीप नदी पर बना एक पुल 2013 में बना था। जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर TR कपूर के मुताबिक जितने भी बड़े पुलों का निर्माण किया जाता है, उसका डिजाइन तैयार करने से पहले 100 सालों में आई बाढ़ के रिकॉर्ड का आकलन किया जाता है। इसका नियमों में प्रावधान किया गया है। डिजाइन में बाढ़ के उच्चतम अनुमानित स्तर का आकलन कर वर्टिकल गैप रखा जाता है, जो बाढ़ के पूर्व अनुमान की मात्रा के आधार पर 150 से 1500 मिलीमीटर के बीच होता है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
गरीब दामाद के रहन सहन के कारण सास द्वारा हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सास ने अपने दामाद विनोद की हत्या करने की सुपारी जिसे दी थी वह जब्बर सिंह राजपुरोहित तांत्रिक का काम भी करता है। पुलिस ने बताया कि तांत्रिक जब्बर सिंह ने विनोद को अपनी बातों से वश में कर लिया था। इसके बाद कहा कि उसके घर की परेशानी उसमें बसी किसी आत्मा की वजह से है, वह उस आत्मा को निकाल देगा। इसके लिए उसे खूब शराब पीनी होगी। इसके लिए विनोद राजी हो गया। जब्बर सिंह की दुकान पर चला गया। विनोद उसकी दुकान पर पहुंचा तो उसने उसे खूब शराब पिलाई, फिर हाथ में नारियल देकर गर्दन झुककर बैठने को कहा। इस पर विनोद उसके कहे अनुसार बैठ गया। तब उसने पेचकस से वार किया। दुकान में मौजूद सिलाई के काम में आने वाला चौड़े इलास्टिक से उसकी गर्दन को कसकर गला घोट कर मार दिया। जब्बर सिंह का सहयोगी धनराज गोस्वामी भी उसके घर में शांति के लिए उपाय करवाने आता था। तब से वह जब्बर सिंह का चेला बन गया। उसी दिन उसने भी धनराज को बुलाया। उसने इस काम में उसका सहयोग दिया। चूंकि लाश को ठिकाने लगाने के लिए वाहन चाहिए था, धनराज किराए की टैक्सी चलाता था। ऐसे में उसे भी जब्बर सिंह ने बुलाया। तीनों ने साथ शराब पी। मंडोर थानाधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान अभी यह पता नहीं चल पाया है कि बॉडी का चेहरा कैसे नष्ट किया गया। आरोपी जब्बर सिंह हर बार अपनी बात बदल कर कह रहा है। कभी कैंची से नोचने तो कभी एसिड फेंकने की बात कह रहा है। अनुमान ये भी लगाया गया है कुत्तों ने नोचा होगा, लेकिन जांच में न तो कुत्तों की खरोंच के निशान पाए गए और न ही एसिड से जलेगे। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी। आरसी देवी ने आरोपी जब्बर सिंह को 2.5 लाख ब्याज पर रखे थे। उसने उसे वापस नहीं लेने की बात कही थी। साथ ही उसका कोई प्लॉट था, उसे बेचकर बाकी रकम अदा करने का वादा किया था। मामले के आरोपी ग्यारसी देवी, जब्बर सिंह और धनराज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ग्यारसी देवी को 1 दिन की पीसी मिली है। दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बुधवार 11 बजे स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नारे लगाते हुए यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान छात्र और पुलिस आमने सामने हो गए। उग्र हुए छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टूडेंट्स ने पहले यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस और उसके बाद कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन किया था। यहाँ स्टूडेंट्स ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए फीस लौटाने और माफ करने की मांगे रखी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में यूनिवर्सिटी में सेवाएं नहीं दी गई, इसके बावजूद फीस ली जा रही है, जो छात्रों को वापस किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को जुटने से कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रैफिक जाम हो गया। वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने छात्रों को जाम नहीं लगाने के लिए कहा। इस बीच छात्र उग्र हो गए और पुलिस को उन्हें लाठियां मारकर खदेड़ना पड़ा। स्टूडेंट्स ने अपनी कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से स्टूडेंट्स ने कहा कि कोविड के दौरान कॉलेज बंद रहे, इसके बावजूद फीस ली गई। स्टूडेंट्स ने फीस को वापस दिलाने सहित अन्य मांग कलेक्ट्रेट के सामने रखी। पिछले गुरुवार को भी शुल्क वृद्धि के विरोध में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाटी सहित कई छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। विवि प्रशासन ने भाटी सहित 3 स्टूडेंट्स को निलंबित कर दिया था। इसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने फीस कम करने और वसूली गई अतिरिक्त फीस रिफंड करने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। मंगलवार देर रात 2 स्टूडेंट्स का निलंबन वापस ले लिया गया था, लेकिन भाटी का निलंबन बरकरार रखा गया था। पटना जिले में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बुधवार को भद्र घाट से लेकर महावीर घाट के बीच पाथव पेर पानी चढ़ गया है। इसका मार्ग में आवागमन प्रभावित हो रहा है। पटना सिटी के एसडी ने बताया कि थाना अध्यक्ष कोंगघाट तट पर निगरानी रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बांधों के कटाव को रोकने के लिए प्रशासन के स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। कई स्थानों पर बांधों के टूटने के बाद पानी को रोकने के कार्य बालू के बोरों को डालकर किया गया है।
बड़ी गाड़ियों के कार परिचालक पूर्णतः बंदरगाह बुधवार को भी प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाले लठी कर लोकायन तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।